जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का शुभ प्रभात। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने पठन कार्य में संस्कृति और सभ्यता का पठन कार्य प्रारंभ किया था और इसमें हमने कुछ दूर तक पठन कार्य समाप्त भी कर लिया था। अब हम वहाँ से पठन कार्य प्रारंभ करेंगे जहाँ से हमारी पाठ्य पुस्तक में पठन कार्य छूटा था। तो ये आपके समक्ष पृष्ठ संख्या 73 पृष्ठ संख्या 73 पर आपका जो पैसेज है, एक बात और है कि यानी इससे पहले थे कि बड़े बड़े बम और हथियार बन रहे हैं। इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम ये है कि ये सिर्फ मानव सभ्यता के विनाश के लिए बने हैं। ये युद्ध में देश एक दूसरे के खिलाफ इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि इसके प्रयोग से मनुष्य जाति का ही विनाश है। चाहे वो एक देश के नागरिक हो, चाहे दूसरे देश के नागरिक, वे नागरिक मानव सभ्यता से ही जुड़े हुए हैं और इन हथियारों का प्रयोग मानव सभ्यता का ही विनाश करता है। तो यहाँ इसके पश्चात दिया गया है कि एक बात और है कि आदमी के भीतर जो 6 विकार, आदमी के भीतर, मनुष्य के भीतर 6 विकार माने गए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। वे प्रकृति के दिए हुए हैं, प्रकृति ने इन्हें दिया हुआ है। ये हर व्यक्ति के भीतर होते हैं। किसी के अंदर सुप्त अवस्था में होते हैं तो किसी में बहुत जागृत अवस्था में होते हैं, जो इसी प्रकार के 6 विकार से ग्रस्त होते हैं। मगर ये विकार यदि बेरोक छोड़ दिए जाए बिना कंट्रोल के, तो आदमी इतना गिर जाएगा कि उसमें और जानवरों में कोई भेद नहीं रह जाएगा। यानी जानवरों के समान ये सारे विकार मनुष्य में भी है, लेकिन अगर उन पर नियंत्रण न रखा जाए तो मनुष्य भी जानवर के समान बन जाएगा। इसीलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है, 6 विकारों पर रोक लगाता है, कोशिश करता है कि उसमें विकारों को बढ़ाना नहीं घटाना चाहिए, गुस्सा ज़्यादा नहीं कम होना चाहिए, और लोभ, मोह, मद, मत्सर को भी हद में रहना चाहिए। इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज़्यादा काबू कर लेता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ऊंची समझी जाती है। यानी जिस मानव संस्कृति ने इन 6 विकारों पर कंट्रोल कर लिया, इन्हें अपने नियंत्रण में रख लिया, वह मनुष्य संस्कृति श्रेष्ठ मानी जाती है, ऊंची मानी जाती है। संस्कृति का काम आदमी के दोष को कम करना, उसके गुणों को बढ़ाना है। सभ्यता और संस्कृति के तहत आप पढ़ रहे हैं, उसमें संस्कृति जो है वो गुणों का प्रतिनिधित्व करती है। तो संस्कृति का काम आदमी के दोष को कम करना, उसके गुणों को बढ़ाना है। आदमी भी एक तरह का जानवर ही है, लेकिन जानवर के गुण यानी पशुत्व को छोड़कर जितना ही आगे बढ़ता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही अच्छी हो जाती है। यानी जो व्यक्ति पाशवी पशु के गुण हैं, पाशविक गुण, उन पाशविक गुणों को छोड़कर आगे मानवीय गुणों की ओर, सद्भावना, श्रेष्ठता, संस्कृति की ओर बढ़ता है, तो वो जानवर से काफ़ी अधिक आगे बढ़ जाता है। मनुष्य पूर्ण रूप से वह मनुष्य बन जाता है और उसकी संस्कृति भी उतनी ही श्रेष्ठ और अच्छी मानी जाती है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है, यानी यह व्यवहार के रूप में होती है या आदान प्रदान से, आमने सामने के व्यवहार से बढ़ती है। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं, तब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। जब आप अपने भारत के हैं, भारत के लोग, उनकी अपनी एक वेशभूषा, अपनी परंपरा, अपनी पहचान, अपनी नीति, अपने मूल्य, सामाजिक मूल्य हैं, अपने सिद्धांत और अपने आदर्श, आपके सबके अपने अपने। आप किसी पश्चिमी देश के नागरिक से मिलते हैं, उसके विचार, व्यवहार, उसके सिद्धांत, उसके मूल्य, उसकी परंपराएं सब कुछ थोड़ी अलग होती हैं। तो जब हम दोनों लोग आपस में मिलते हैं, यानी हमारे देश के चाहे फिर अन्य देश के नागरिक, तो आपस में मिलने के बाद वो अपने व्यवहार को करते हैं, हम उनके व्यवहार को देखते हैं, वो हमारे व्यवहार को देखते हैं। व्यवहारों का आदान प्रदान होता है और उसमें जो अच्छी चीज़ें होती हैं, वो ये जरूरी नहीं है कि वो जो कर रहे हैं, वो जो नहीं कर रहे हैं, या वे सारी चीज़ें, यानी जो अच्छी चीज़ें उसमें होती हैं व्यवहार में, चाहे वो हमारे व्यवहार में हो चाहे उनके व्यवहार में, उसमें आपस में आदान प्रदान होता है, उनका स्थानांतरण होता है। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का धार्मिक रिवाज बन जाता है और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। जब हम आपस में इंटरेक्ट होते हैं, मिलते हैं, आपस में जब मिलना जुलना होता है, व्यवहार होता है, तो हमारी अच्छी चीज़ें, काफ़ी अच्छी चीज़ें जो होती हैं, वो अपने व्यवहार में शामिल करते हैं और उनकी काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं, आदतें हैं, जो गुण हैं, जो विचार हैं, उन्हें हम अपने आदत में, हम मिलते हैं तो हम अपनी आदत में शुमार करते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या देश बहुत ही धनी समझा जाता है जिसने ज़्यादा से ज़्यादा देशों या जातियों की संस्कृति का विकास किया। ऐसे देशों में भारत का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, हमारे देश का नाम, क्योंकि यहाँ के लोग संस्कृति के मामले में बड़े उदार रहे हैं। यानी मानवीय गुण और व्यवहार के मामले में हमारे देश के लोगों का नाम सबसे ऊपर रहा है। अब आगे बढ़ेंगे अगली पृष्ठ संख्या पर। यही नहीं, हम जिसे अपनी संस्कृति कहते हैं वह एक जाति या कुछ थोड़े से लोगों की संस्कृति नहीं, बल्कि बहुत पुराने समय से जो जातियां इस देश में आती रही हैं उन सब से संस्कृतियों से प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़ते रहे हैं। यानी सिर्फ हमारे देश में जो प्राचीन काल से हमारे जो पुरखे पूर्वज हमारी मूलभूत जो जातियां रही हैं, सिर्फ वही नहीं, हमारे देश में बार बार जो बाहर की जो जातियां हैं, बाहर से जो विदेशी आए हैं, जो बाहरी लोग आए, उनकी भी संस्कृति का प्रभाव हमारी संस्कृति पड़ा है और हमारी संस्कृति जो है उनकी संस्कृतियों के साथ घुल मिल गई है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनकी संस्कृतियों के लक्षण हैं, उनकी संस्कृतियों के जो व्यवहार है, गुण है, वो हमारी मानव संस्कृति, हमारे यहाँ के जो पुरखे पूर्वज थे उनकी संस्कृति में वो घुल मिल गई, वो एक हो गई। तो अब ये संस्कृति इतनी विशाल उन्हीं के प्रभाव से यहाँ लिखी ठीक प्रकार से अपने भीतर पचाकर हमारी संस्कृति इतनी विशाल उदार हो गई है कि वह सारी दुनिया की संस्कृति का आईना बन सकती है। यानी विविधता में एकता, यानी हमारे यहाँ सभी धर्म के सभी तरह के लोग रहते हैं, सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं रहते। सबकी अपनी अपनी संस्कृति है, सबकी अपनी अपनी विचार हैं, व्यवहार हैं, वेशभूषा है, खान पान है, सामाजिक मूल्य है, परंपराएं हैं, आदर्श हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग एक साथ रहते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति अत्यंत समृद्ध और विशाल है। यह दुनिया के लिए आईना बन सकती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि आईना का अर्थ है आपका दर्पण। दर्पण यानी शीशा जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। ध्यान देने की बात है कि भारतीय संस्कृति का जब जब किसी विदेशी संस्कृति से मिलन हुआ है तब तब हमारी संस्कृति में एक नई ताजगी आ गई। असल में भारतीय संस्कृति में बसंत ऋतु बड़े पैमाने पर 4 बार आया और इन चारों मौक़ों पर हमारी फुलवारी में जो लहलहाहट, लहलहाहट का मतलब है फसलों की जो लहलहाहट होती है, वनस्पतियों की लहलहाहट यानी हरियाली, संपन्नता, जो फूल खिले हुए हमारी संस्कृति को आज भी ताज़ा बनाए हुए हैं। इन 4 अध्यायों में पहला अध्याय है वह है जब आर्य इस देश में आए और द्रविड़ जाति से मिलकर उन्होंने इस संस्कृति की नींव डाली। आर्य बाहरी थे, आर्य बाहर से आए और इस देश में जो रहने वाले थे द्रविड़, द्रविड़ जाति से मिलकर उन्होंने संस्कृति की नींव डाली जिसे हम हिंदू या भारतीय कहते हैं। दूसरा अध्याय वह है जब संस्कृति कुछ पुरानी हो गई और उसके खिलाफ महात्मा बुद्ध और महावीर ने विद्रोह किया। यानी आर्य जब द्रविड़ों आर्यों का जब आगमन हुआ वो पहला अध्याय है। दूसरा अध्याय यह है कि जब वो संस्कृति हमारी कुछ पुरानी हो गई, उसमें कुछ मैल या क्लेश या कुछ दोष आ गए, तब महावीर और आचार्य महात्मा बुद्ध, उन दोनों लोगों ने मिलकर विद्रोह किया और इस संस्कृति से जो दोष थे, जो अवगुण थे, उन्हें निकालकर बाहर किया और फिर से यहाँ के भारतीय जनमानस को एक नए विचार और परंपरा की ओर उद्बुद्ध किया, जिसके फलस्वरूप बहुत सी रूढ़ियाँ दूर हुई, परंपराएं या पुरानी रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, और यह संस्कृति एक बार फिर से नवीन हो गई। तीसरा अध्याय वह है जब इस देश में मुसलमान आए और हिंदू धर्म का इस्लाम से संबंध हुआ। और चौथा अध्याय वह है जब भारत की मिट्टी में हिंदुत्व और इस्लाम दोनों का संबंध ईसाई धर्म और यूरोप के विज्ञान और बुद्धिवाद से हुआ। तो यहाँ बुद्धिवाद जो है उस मत से है कि जहाँ बुद्धि को प्राथमिकता दी जाए, यानी जो मस्तिष्क कहता है, जो दिमाग कहता है, उसे ही हम वैल्यू दें। एक दार्शनिक मत है। इसका मानना है कि मनुष्य को समस्त ज्ञान की प्राप्ति उसके विवेक या बुद्धि द्वारा होती है। इसके अंतर्गत मान्यताओं और चमत्कारों की व्याख्या तर्कों द्वारा की जाती है। इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आप पढ़ लेंगे। भारतीय संस्कृति में नमस्ते ये पीले बॉक्स में आपका दिया गया है, जिसमें नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम या प्रणाम भारत में अभिनंदन या अभिवादन करने का एक सामान्य तरीका है। नमस्कार को नमस्ते की तुलना में ज़्यादा औपचारिक माना जाता है, पर दोनों सम्मान सूचक शब्द हैं। प्रणाम हमेशा अपने से बड़ों को ही किया जाता है। आमतौर पर इसे भारत और नेपाल में हिंदू, जैन, बौद्ध लोग प्रयोग करते हैं। भारत के बाहर भी इनका प्रचलन है। भारतीय संस्कृति में इन शब्दों का प्रयोग लिखित या मौखिक बोलचाल के आरंभ में किया जाता है। हालांकि विदा होते समय भी हाथ जोड़े यही मुद्रा बिना कुछ कहे बनाई जाती है। योग में भी यह मुद्रा अपनाई जाती है। योग के अनुसार इसका अर्थ होता है मेरे अंदर की रोशनी आपके अंदर की रोशनी का सत्कार करती है।
नमस्ते का अर्थ होता है मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह संस्कृत के दो शब्दों नमः और ते से मिलकर बना है। शब्द नमः अर्थ होता है प्रणाम, श्रद्धा, वंदन, आदर, और ते का अर्थ होता है आपको। किसी व्यक्ति को नमस्ते बोलते समय साधारण रूप से ऐसी मुद्रा बनाई जाती है जिससे दोनों हाथों की हथेलियां वक्ष को छूती हुई स्थिति में होती हैं, उंगलियां ऊपर की ओर होती हैं। ये प्रणाम की जो मुद्रा है, ये सभी लोग हम लोग इससे परिचित हैं। तो यहाँ पठन कार्य हमारा जो पृष्ठ संख्या 74 पर था, ये समाप्त हुआ। अब इसके पश्चात हम अगली कक्षा में अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।